हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका बाल की खाल के एक और एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम सर आइजैक न्यूटन को गलत साबित करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन ने बोला था कि अगर आप किसी बॉडी को ड्रॉप करोगे तो वो नीचे ही गिरेगी, जस्ट लाइक दिस पेन। बट अगर मैं आपसे कहूं न्यूटन यहाँ पर झूठ बोल रहा है तो क्या आप मानोगे? अगर नहीं तो एक बार इस क्लिप को देखो। आइए इस वीडियो को एक बार दोबारा देखते हैं। इस बार मैं चाहूंगा आप अपना फोकस स्लिंकी के बॉटम एंड पर रखें। ध्यान से देखने पर आप नोटिस करेंगे कि जब मैंने स्लिंकी को ऊपर से ड्रॉप किया तब भी इसका बॉटम एंड अपनी जगह पर फिक्स है, वो नीचे नहीं गिर रहा है। कायदे से होना ऐसा चाहिए कि ये बॉटम एंड ग्रेविटी के असर में नीचे गिरना चाहिए, बट ये अपनी जगह पर रुका हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा, या फिर यहाँ पर न्यूटन के नियम फेल हो गए? और यदि मैं इस एक्सपेरिमेंट को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊं और मैं इसके बॉटम एंड पर कोई वेट ऐड कर देता हूं, तो उस वेट के साथ क्या होगा? क्या वो वेट भी अपनी जगह पर स्टैटिक हो जाएगा? आइए इसको भी एक बार देखते हैं। ऑलराइट, सो वेट को अटैच करने के लिए मैंने स्लिंकी के एंड पर एक पेन अटैच कर दिया है। अब हम इस पेन को नोटिस करेंगे जब मैं स्लिंकी को ड्रॉप कर रहा हूं, क्या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में ऑब्जर्व किया होगा ये जो पेन स्लिंकी से अटैच था बॉटम पर, ये तब तक मूव होना शुरू नहीं हुआ जब तक स्लिंकी का टॉप एंड आके इसमें स्ट्राइक नहीं हुआ। तो आखिर इसके पीछे की क्या साइंस है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि इस पूरे मोशन में एक ऐसा हिडन मोशन भी छुपा हुआ है जो मैं लास्ट में रिवील करने वाला हूँ जब मैं इसकी मैथमेटिक्स को आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा। सो वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके पीछे की साइंस समझने से पहले हम समझते हैं ये स्लिंकी होता क्या है। स्लिंकी बेसिकली एक स्प्रिंग है जो कि नेचर में इलास्टिक होता है। इलास्टिक होने का मतलब ये कि जब मैं इसे स्ट्रेच करूंगा तो ये वापस अपनी शेप में आना चाहेगा। आइए हम इसकी साइंस को समझते हैं बहुत डिटेल में। इस डायग्राम में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करने वाला हूं जो कि हमें एक्सप्लेनेशन समझने में हेल्प करेगी। ये है प्री कंडीशन जहां पर स्लिंकी पे कोई वेट अटैच नहीं है। इस स्लिंकी का सेंटर ऑफ मास कुछ इस जगह पर आएगा। ऑलराइट, अब नोट करने वाली कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये सेंटर ऑफ मास जो है ये स्लिंकी का वो पॉइंट है जहां पर बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करने वाली ये है, अगर मैं इसके ऊपर वाली जितनी नंबर ऑफ कॉइल्स है उसमें देखूं, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जितनी भी कॉइल्स है वो इस सेंटर के तरफ आएंगी, मतलब इनमें फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इस फोर्स की इंटेंसिटी जो है बढ़ती जाएगी। मतलब कि इस पर्टिकुलर एंड पे जो फोर्स है वो सबसे ज्यादा होगा, इस पर्टिकुलर एंड पे फोर्स थोड़ा कम होगा। लेकिन जैसे ही मैं सेंटर ऑफ मास के नीचे आता हूं तो जो रिंग्स है उसमें जो फोर्स है उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। ये सेंटर ऑफ मास की तरफ इनको खींचेगी, जो कि कुछ इस तरीके से है। और इसमें भी सेम चीज होगी, जो फर्दर एंड है उस पे फोर्स सबसे ज्यादा होगा और जो सेंटर ऑफ मास के क्लोज है वो सबसे कम होगा। इसको ध्यान में रखते हुए मैं एक इमेजिनरी लाइन मान सकता हूं, यहाँ पर एक ड्रॉ कर सकता हूं इमेजिनरी लाइन, जिसे मैं कहने वाला हूं फॉर नाउ सेंटर ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर आके फोर्स जीरो है, इसके ऊपर की जितने रिंग्स है उसमें नीचे फोर्स लग रहा है, इसके नीचे जितने भी रिंग्स है उसमें ऊपर फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर आके फोर्स जीरो हो रहा है। अब इस अरेंजमेंट पे एक एडिशनल फोर्स लग रहा है जिसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि हमारे सर आइजैक न्यूटन ने बोला था। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम सब जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। तो वो कैसे लगेगा? वो नीचे की तरफ लगेगा और उसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो वो आएगा mg। यहाँ पर मास क्या होगा? स्लिंकी का मास, और ग्रेविटेशन जी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैं हर इस फोर्स वेक्टर के नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स बनाऊं तो ये मैग्नीट्यूड में सेम होगा और डायरेक्शन भी इसकी हमेशा सेम रहेगी। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो ऊपर वाले पार्ट है, ऊपर वाले रिंग्स है, उसके साथ उसका डायरेक्शन और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन जो है वो सेम है। मतलब ये सेम डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। लेकिन जो ये वाला एंड है, यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक इसी कारण की वजह से ये जो एंड है ये मूव नहीं होता है जब मैं इसको ड्रॉप करता हूं। अब अगर आपको इस चीज में डाउट है कि ये जो सेंटर ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम मैंने रखा है ये काम करता है कि नहीं, तो मैं इसको दिखा सकता हूं। अगर मैं किसी तरीके से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को जीरो कर दूं
इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, क्योंकि ये वाली रिंग्स में फोर्स नीचे लग रहा है, उसमें ऊपर लग रहा है, तो ये दोनों रिंग्स कोलैप्स होकर आपस में आना चाहिए। बस मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे करना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सारा नीचे जा रहा है। तो ये मैं को आपको 1 मिनट में करके दिखा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली रखूं तो इस टाइम पर सभी रिंग्स में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक सा लग रहा है और नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये कुछ एक्सेलरेशन नहीं देगा। और अगर मैं इसको छोड़ता हूं और हमारा डायग्राम सही है, तो ये दोनों जो रिंग एंड्स है वो सेंटर में आके कोलैप्स होना चाहिए। ये देखिए, ये दोनों रिंग्स आपस में सेंटर में आके कोलैप्स हो रहे हैं, मतलब हमारा फोर्स जो सेटअप है वो एकदम सही है। अब चीजें चेंज कब हो जाती हैं? जब मैं इसमें एक एडिशनल वेट अटैच करता हूं, जो कि है एक पेन। जैसे ही मैं इसमें पेन अटैच करता हूं तो ये सेंटर ऑफ मास जो हमने मार्क किया था वो थोड़ा शिफ्ट होकर नीचे की तरफ आ जाएगा, लेकिन जो हमारा सेंटर ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम है वो नीचे की तरफ शिफ्ट ना होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने एक एडिशनल मास यहाँ पर जोड़ दिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ फोर्स कौन लगा रहा है? जो कि नीचे वाले रिंग है। तो ये इतने ज्यादा रिंग लगेंगे इस फोर्स के, इस पेन के वेट को बैलेंस करने के लिए, सो दैट ये हवा में रह सके। ठीक है, सो कुछ थोड़े ही रिंग होंगे जो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन बाकी चीजें सेम रहेंगी। जैसे ही मैं इस एंड को रिलीज करूंगा, अगेन ये वाले जो एंड्स है जिसमें ग्रेविटी के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये थोड़ी ज्यादा तेज नीचे आएंगे, लेकिन क्योंकि इस वाले एंड पर अभी भी स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, ये अपनी जगह पर रहेगा। अब ये सारी रिंग्स मिलके इस पेन के वेट को भी संभालेंगी और इस एंड को भी संभालेंगी, तो ये स्टेशनरी ही रहेगा। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर पूरे अरेंजमेंट की मैथमेटिक्स को सॉल्व करूंगा तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और रिजल्ट मिलके आएगा, जो मैं अभी आपको समझाता हूं। अब आता है एक इंटरेस्टिंग पार्ट, लेकिन इस पार्ट को समझने के लिए मुझे इस स्लिंकी के इस पर्टिकुलर एंड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके बॉटम एंड को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये इसका बॉटम एंड। अब हम इस पर इसके फोर्स रिजॉल्व करेंगे। इसके सेंटर से इसकी बॉडी पर एक टेंशन फोर्स लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, जिसे मैं टी कह रहा हूँ। अगर मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करने जाऊं तो आप देखेंगे, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे इस फोर्स के। इस कंपोनेंट को मैं बोल रहा हूं टी कॉस थीटा, इस कंपोनेंट को मैं बोलूंगा टी साइन थीटा। ठीक है, इस फोर्स के हैं 2 कंपोनेंट, ये वाला और ये वाला। अब इस बॉडी पर एक और एडिशनल फोर्स लगेगा नीचे के डायरेक्शन में, जो कि होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगता है, ये हम जानते हैं। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये जो टेंशन फोर्स है टी साइन थीटा, ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में एक से। इसी वजह से ये जो बॉटम एंड है, जब मैं ऊपर से रिलीज करता हूं कहीं मूव नहीं होता, अपनी जगह पर रहता है, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है, ये है अनबैलेंस। इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इस कंपोनेंट पे एक और मोशन होना चाहिए, जो कि इस फोर्स के कारण आएगा, और इस फोर्स के कारण जो भी मोशन आएगा वो इस पूरे रिंग को घुमाएगा। और आप इस वीडियो के इस पर्टिकुलर एंगल में देख सकते हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर मूवमेंट पर जो एंड है वो घूमना शुरू कर दे रहा है। और वो क्यों घूमना शुरू कर रहा है? इस टी कॉस थीटा के कारण। एक्चुअली दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं आसान भाषा में कैसा हो क्यों रहा है, क्यों मेरे एंड रिलीज करने के कुछ टाइम बाद जो इसका एंड है वो फॉल करना शुरू करता है, चाहे मैं उसमें पेन अटैच करूं या फिर मैं इसको फ्री एंड रखूं। ऐसा एक्चुअली होता है इसलिए क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर बॉडी को देखेंगे तो जो इसमें एनर्जी का ट्रांसफर है वो एक वेव के फॉर्म में हो रहा है, जिसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। आप इसको एक्शन में देख भी सकते हैं। मैं जैसे ही एक रिंग को रिलीज करूंगा, एक वेव जनरेट हुई जिसने एनर्जी को टॉप से बॉटम में ट्रांसफर किया। जस्ट बिकॉज इस स्लिंकी का अरेंजमेंट थोड़ा अलग है, ये एक हेलिकल स्प्रिंग है जो कि बहुत लूज है और बहुत ही सॉफ्ट है, इस कारण से ये टाइम जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जा रहा है। एक्चुअली यूनिवर्स में या फिर हर रिजिड बॉडी में काम ऐसे ही होता है, एनर्जी ऐसे ही ट्रांसफर होती है थ्रू वेव्स ओनली। इवन इफ मैं अगर इस पेन को लिफ्ट कर रहा हूं, सेम जैसा इस स्लिंकी में हो रहा है कि टॉप टू बॉटम एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, सेम इसमें होता है। जस्ट ड्यू टू इसकी जो कंस्ट्रक्शन या फिर जो अरेंजमेंट बहुत रिजिड है, तो ये बहुत इंस्टेंटेनियसली होता है, बहुत फास्ट होता है, जो हम देख नहीं पाते। लेकिन स्लिंकी बहुत सॉफ्ट है, इसलिए आप इसको क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो। एक्चुअली इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं हो रहा है, ना कि ऐसा हो गया कि न्यूटन गलत हो गया। जस्ट हमें थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जा रहा है उस चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए,
एक्चुअली हर रियल बॉडी में ऐसा ही होता है, बस स्लिंकी इतना सॉफ्ट था और फ्लेक्सिबल था तो हमें ये चीज ऑब्जर्व करने मिली। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।